नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये लेसन 5 नंबर का होगा और इस लेसन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, इस लेसन में रासायनिक समीकरण, उसके गुण, दोष और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे और संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, विकृत गंधिता और संक्षरण। इसके अलावा कुछ और टॉपिक हैं वो भी हम साथ साथ देखने वाले हैं। पदार्थ के अंदर 2 प्रकार से बदलाव होते हैं, एक तो रासायनिक और एक भौतिक। 2 प्रकार से पदार्थ में परिवर्तन हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था बदलती है और नया पदार्थ बनता है और साथ ही के गुणधर्म बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक अवस्था बदलती है जिसमें कोई गुणधर्म नहीं बदलते और ना ही कोई नया पदार्थ बनता। किसी भी पदार्थ के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको छोटे रूप में संक्षिप्त में लिखा जाता है, उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कोई नाम है, जैसे किसी स्कूल का नाम है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो उसको गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ऐसे हम शॉर्ट में लिखते हैं। इसी प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखा जाता है और रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई यौगिक है तो उसको उसके अणुसूत्र के रूप में लिखते हैं और यदि कोई तत्व या परमाणु है तो उसको उसके प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण की आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक और जो बनते हैं उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक, और जो अभिकारक और उत्पाद के बीच में है इस प्रकार के तीर के चिन्ह लगाते हैं। अलग अलग प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उस प्रकार के यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं। ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए लगाते हैं और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ये चिन्ह लगाएंगे। और अभिकारक और उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसा हम एक उदाहरण, जैसे Zn + H2SO4 और ये तीर का निशान लगाया है और यहाँ पर ZnSO4 + H2, ये एक रासायनिक समीकरण है। तो ये इधर वाले अभिकारक है और ये उत्पाद है। इन दोनों के बीच में ये चिन्ह लगाया गया है क्योंकि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि ये एक ही दिशा में चलती है। इनसे ये बन जाते हैं तो इनसे वापस ये नहीं बन पाते, इसलिए हमने ये चिन्ह लगाया। यदि आपने ये चिन्ह लगाओगे तो जैसे H2 + O2 और इससे H2O बनता है तो इसमें दोनों तरफ का जो चिन्ह लगाते हैं, मतलब इससे ये बन सकता है और इससे वापस ये बन सकता है, तो ये उत्क्रमणीय का चिन्ह है। रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक जो यौगिक भाग ले रहे हैं या पदार्थ भाग ले रहे हैं, जैसे इसमें जिंक और H2SO4 है तो इसके बीच में प्लस लगाया। इसी प्रकार इसमें भी देखो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन है तो इसके बीच में प्लस लगाया। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई गैस निकलती है तो इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं हम और इनकी जो भौतिक अवस्था है वो नीचे लिखते हैं। जैसे ये ठोस है, ठोस के लिए S लिखा है और लिक्विड है उसके लिए L लिखा है और कोई गैस है उसके लिए G लिखा है। इस प्रकार हम इनकी भौतिक अवस्था लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ताप, दाब, उत्प्रेरक वगैरह भी हम लिखते हैं। तो ये इनके सारे गुण हैं। ठीक है, तो आप ये गुण हैं वो आप देख लेना, क्योंकि हम इस लेसन का रिवीजन कर रहे हैं तो पूरी डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे। फिर इसके दोष हैं। रासायनिक समीकरण के केवल 2 ही दोष हैं। रासायनिक समीकरण से हमें ये पता नहीं लगता कि रासायनिक अभिक्रिया है कब प्रारंभ हुई थी और कब समाप्त होगी, तो इस बात का हमें रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता, इसलिए ये इसका दोष है। इसके अलावा रासायनिक समीकरण से हमें इनमें भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनकी सांद्रता के बारे में भी हमें पता नहीं चलता कि इसकी कितनी मात्रा में इसकी सांद्रता ली गई है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होती है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ना तो कोई पदार्थ बनता है और ना कोई पदार्थ नष्ट होता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जैसे एक समीकरण लिखे Fe + H2O और ये क्रिया करके Fe3O4 + H2, ये एक समीकरण लिखा है। ये समीकरण संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इधर ऑक्सीजन के 4 हैं और इधर 1 ही है। हाइड्रोजन तो संतुलित है क्योंकि हाइड्रोजन इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, लेकिन फेरस है, इधर 3 है, इधर 1 है, तो ये समीकरण है संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करना होगा। यदि समीकरण संतुलित नहीं होता है तो उसको कंकाली समीकरण कहते हैं, जो कि आप जानते हैं कंकाली समीकरण। तो ये कंकाली समीकरण है, इसको संतुलित करना होगा। संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभिकारक और उत्पाद की तरफ ऐसे
परमाणु को देखेंगे जिसकी संख्या ज्यादा है। तो देखो इस अभिक्रिया में इधर वाले अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो उत्पाद की तरफ देखो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्यादा है क्योंकि 4 है, इधर 1 ही है, तो इधर 4 है, तो इधर ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए इसको ऐसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि ऑक्सीजन 4 हो जाए। तो यहाँ हम इस ऑक्सीजन को यानी कि H2O को 4 से गुणा करेंगे। हम संतुलित करते हैं तो आगे लगाते हैं, कई बच्चे यहाँ लगा देते हैं जो कि गलत है। तो हमने यहाँ पर 4 लगा दिया तो ऑक्सीजन इधर भी 4 और इधर भी 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, 4 × 2 यानी 4 × 2 8 हो गए, और इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो इधर हम 4 लगा दिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित हो चुके हैं। अब जो शेष रह गया है उसको संतुलित करें। तो यहाँ पर जो Fe है वो 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे तो ये भी संतुलित हो जाता है। तो इस प्रकार कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको हम इस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिशा में जो परमाणु ज्यादा है उसको पहले संतुलित कीजिए, उसके विपरीत दिशा में उचित संख्या से आप गुणा कर दीजिए और रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब दूसरा है संयोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन का मतलब होता है जोड़, और जुड़ता कब है, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं जुड़ती हैं या पदार्थ जुड़ते हैं तब एक पदार्थ बनता है। जैसे हमारे पास A + B ये 2 पदार्थ है, इनको हमने जोड़ा तो AB बना, यानी कि 2 पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इधर वाले अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद, ये क्या है, एकल है, तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए संयोजन का मतलब योग होता है, तो इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं और संयुग्मन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि संयुग्मन का मतलब भी जोड़ी होता है। तो देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हम एक उदाहरण लें जो काफी अच्छा उदाहरण है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जल में डाल दें या इसमें जल डाल दें, जल से इसकी क्रिया करवाएं तो CaOH2 ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा और साथ में ऊष्मा भी निकलती है, इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। प्लस O2 CO2 ये दे सकते हैं, H2 + O2 H2O ये भी इसका उदाहरण दे सकते हैं। तो इस प्रकार कई उदाहरण हम दे सकते हैं। आप इस पर ध्यान रखिए क्योंकि एग्जामों में ये पूछा गया क्वेश्चन है, जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है, तो ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। इसके लिए अगर आप चित्र बनाना चाहें तो चित्र भी आता है कि एक पात्र लिया और इस पात्र में जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो हमने डाल दिया और इसमें जल डालते हैं तो ऊष्मा निकलती है। जब आप इसको हाथ लगाओगे यानी कि इसमें ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की जो परिभाषा है वो भी हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी के उदाहरण हम ये दे सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड पर जल डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में ऊर्जा निकलती है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई। और दूसरा हम ऊष्माशोषी की बात करें, ऊष्माशोषी, तो ऊष्माशोषी के अंदर देखो नाम से स्पष्ट हो रहा, शोषी यानी अवशोषित कर रही है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इनके दोनों के एक प्रयोग बताता हूं मैं आपको। जैसे हम सोडा, जो दावन सोडा होता है उसमें जल डालते हैं तो वो गर्म महसूस होता है, तो इसमें क्या है, ऊष्मा निकल रही है, तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसी प्रकार जैसे शक्कर के अंदर हम जल डालते हैं तो वो ठंडी महसूस होती है यानी कि उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसकी परिभाषा भी यहाँ पर हमने समझ ली है। तो संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट हुई और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है। अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें एकल पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, यानी वियोजन होता है। वियोजन या अपघटन का मतलब टूटना होता है। तो देखिए कोई एकल पदार्थ है AB, ये A + B के अंदर टूट जाता है, तो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि एकल अभिकारक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है या छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार हैं, वो कौन कौन से प्रकार हैं, देखिए एक तो प्रकार है उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, और इसका दूसरा नाम तापीय वियोजन भी लिख सकते हैं या ताप अपघटन भी लिख सकते हैं। तो उष्मीय वियोजन या ताप अपघटन की अगर हम परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल
अभिकारक को गर्म करने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसको उसमें वियोजन या तापीय अपघटन कहते हैं। देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला उदाहरण इसका ये है, जब फेरस सल्फेट है जो एकल अभिकारक है, ये किस में टूटेगा, देखो Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2। देखिए एकल संतुलित कर दिया तो 2 लगा दिया हमने, ये एकल अभिकारक था, ये 3 उत्पादों में टूट रहा है। यानी कि फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म करते हैं तो फेरिस ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड में ये टूटता है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण हम दें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको अगर हम गर्म कर दें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। एकल अभिकारक था, 2 उत्पादों में टूट रहा है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण हम लें, जैसे लेड नाइट्रेट है PbNO2, इसको अगर हम गर्म कर दें तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस इसमें टूटता है, ये 3 उत्पादों में टूटता है। तो ये सारे उसमें वियोजन के उदाहरण हैं। तीनों ही उदाहरण महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। ये पहले प्रोडक्ट दे देते हैं और इनके स्थान पर A प्लस B प्लस C ऐसे लिख देते हैं और ABC को पहचाने, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जब हम दीवारों पर सफेदी करते हैं तो कुछ समय बाद में उस पर चमक उत्पन्न हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए आप दीवारों पर सफेदी करते हो तो बुझा हुआ चूना है वो काम में लेते हैं, यानी कि चूने का पानी काम में लेते हैं, और जैसे ही ये चूने का पानी दीवारों पर किया जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से ये क्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और जो जल है वो बाहर निकल जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चमक उत्पन्न होती है। प्रकाश अपघटन, जब AgBr इसको प्रकाश में रखा जाता है तो ये धूसर रंग का हो जाता है, या मतलब काला हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा AgCl2 को भी अगर हम प्रकाश में रखें तो Ag प्लस Cl2 ये प्राप्त होता है। देखिए AgBr को अगर हम धूप में रखते हैं तो काला धूसर हो जाता है या धूसर रंग का हो जाता है, क्योंकि ये Ag और Br2 में अपघटित हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। जल विद्युत अपघटन क्या है, यदि हम जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाती है, यानी टूट जाती है। तो इसके लिए जल विद्युत अपघटनी विधि काम में ली जाती है। यदि किसी भी विलयन के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 2 इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जल विद्युत अपघटनी विधि है। इसका चित्र भी पूछा जाता है और इस विधि का वर्णन भी पूछा जाता है। देखिए एक प्लास्टिक का जग लिया जाता है, इस जग के पेंदे में 2 छिद्र किए जाते हैं और इन छिद्रों के अंदर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड लगा दिया है और इलेक्ट्रोड लगाकर उसको 6 वोल्ट की जो बैटरी है उससे जोड़ देते हैं। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इससे जोड़ दिया हमने, और इन दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं उनको कांच की प्रखनली से इस प्रकार ढक देते हैं। ऐसा ढकने के बाद में हम क्या करते हैं, इसमें जल डालते हैं और जल इतना डालेंगे कि प्रखनली का कुछ सिरा है वो इस जल के बाहर रहे। इसमें एक धनावेश और एक ऋणावेश होता है। जो ऋणावेश होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोड है एक तो कैथोड और दूसरा है जो प्लस है वो एनोड होता है। तो जैसे ही हम कुंजी को चालू करते हैं तो इसमें बुलबुले बनते हैं, गैस के बुलबुले बनते हैं, और ये जो गैसें बनती हैं वो जो कैथोड है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस बनती है और जो एनोड है उस पर ऑक्सीजन गैस बनती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की हम जांच भी कर सकते हैं। यदि इसको इन प्रखनली को सावधानी पूर्वक बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन वाली जो प्रखनली है उसके पास जलती हुई तीली लेकर जाते हैं तो वो ज्यादा जलती है, क्योंकि ऑक्सीजन जलाने में सहायक है तो तेजी से जलने लगती है। जबकि हाइड्रोजन गैस है उसकी जांच भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है वो ज्वलनशील गैस है, इसलिए ये थोड़ी विस्फोटक के साथ जलेगी। तो इस प्रकार इनकी जांच भी कर सकते हैं। तो जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की थी, तीनों मैंने आपको बता दी है। कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन में से हटा देता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर अगर हम फेरस यानी लोहे की कीलें डालें तो कॉपर बाहर निकल जाएगा और फेरस सल्फेट बनेगा, क्योंकि इसमें देखो फेरस है इस कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो फेरस से इस कॉपर को हटा देगा इसके विलयन में से और खुद इसके स्थान पर आ जाएगा। ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन में से हटा देता है। जैसे हम इसका एक प्रयोग करें, एक कांच की प्रखनली लेकर
उस परखनली के अंदर हम कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो डालते हैं, यानी इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन हमने रख लिया है। इस कॉपर सल्फेट का जो विलयन है इसका रंग नीला होता है और इसमें हम लोहे की कीलें रख दें, इस प्रकार डाल दें और कुछ समय बाद में हम देखेंगे लोहे की कीलों को बाहर निकाल के तो इस विलयन का रंग यानी कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका रंग कैसा हो जाएगा, हल्का भूरा हो जाएगा, क्योंकि कॉपर जो Cu+2 है इसके कारण इस कॉपर सल्फेट का जो विलयन है इसका रंग नीला होता है। तो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर आयनों का विस्थापन Fe कर देता है, मतलब ये हटा देता है, जिससे फेरस सल्फेट बनने लग जाता है इसमें। तो फेरस सल्फेट बनने के कारण इसका रंग हल्का होने लगता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया थी। अब विस्थापन अभिक्रिया के बाद में एक और आती है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, देखिए द्विविस्थापन का मतलब ये होता है कि जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो ऐसे विक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लें, जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, इन दोनों की हम अभिक्रिया करवाएं तो बेरियम सल्फेट प्लस NaCl ये बनता है। तो यहां पर देखो Ba+2 है इसके अंदर आयन और इसमें Na+ है और यहाँ पर SO4-2 है और यहाँ पर Cl- है। तो ये जो Ba है, Ba+2 है, ये Na के स्थान पर मतलब Na+ के स्थान पर चला जाता है और Na+ है वो Ba+2 के स्थान पर आ जाता है, जिससे BaSO4 बनता है और NaCl बनता है। मतलब इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, एक आयन दूसरे आयन के जगह जा रहा है। तो इस अभिक्रिया के अंदर जो बेरियम सल्फेट है इसका अवक्षेप प्राप्त होता है, इसका अवक्षेप प्राप्त होगा, वो भी कैसा होगा, सवेत अवक्षेप। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण भी आप ये दे सकते हैं, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अवक्षेप प्राप्त होता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो एक अभिक्रिया तो हमने ये दे दी द्विविस्थापन की, एक अभिक्रिया हम और लिख सकते हैं, जैसे AgNO3, इसकी क्रिया HCl से करवाएं तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा, AgCl प्लस HNO3 ये बन रहा है, मतलब H+ है ये यहां पर आ रहा है और Ag है वो यहां पर, यानी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो AgCl का अवक्षेप प्राप्त होगा, AgCl का अवक्षेप प्राप्त होगा जो कि पीले रंग का होगा। तो पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये जो उदाहरण है ये भी आप अवक्षेपण अभिक्रिया का भी दे सकते हैं और द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी ये उदाहरण दे सकते हैं। तो अब इसके बाद में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को हम दोनों को साथ पढ़ लेते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन, देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। पहली जो परिभाषा हम ये देख सकते हैं। दूसरी देखिए, इसमें हाइड्रोजन यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है और ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती है उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चौथा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें धन विद्युतीय तत्व की कमी होती है और ऐसी अभिक्रिया जिसमें धन विद्युत तत्व की वृद्धि होती है उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो ऑक्सीकरण, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के 5 मैंने परिभाषा बता दी है। आप दो बिंदुओं को लेकर भी आप इनकी परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम उदाहरण दें, जैसे Mg+O2, यहाँ पर MgO बन गया, तो मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसी प्रकार यदि हम इसका लें, जैसे CuO+H2, Cu+H2O, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन है और इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी हुई, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, अपचयन। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की हम परिभाषा लिख सकते हैं। अब इसके बाद में आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, यानी कि एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnO+C, Zn+CO,
इसमें देखिए एक अभिक्रिया है, इस जिंक के पास ऑक्सीजन है और यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, अपचयन। और इधर देखिए इस कार्बन के पास ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ये हो गया ऑक्सीकरण। तो देखिए एक ही अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें देखो आपको ये पूछा जाए कि ऑक्सीकारक कौन सा है, तो ऑक्सीकारक को कैसे पहचानोगे। देखो जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक है, तो इसमें इसका अपचयन हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक है। और एक होता है अपचित पदार्थ, अपचयित पदार्थ। तो अपचित पदार्थ कौन सा होगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहां पर ऑक्सीकरण कार्बन का हो रहा है तो ये अपचित पदार्थ है। इस कॉपर के पास यहां पर देखो कमी हो रही है ऑक्सीजन की, तो ये हो गया अपचयन। और इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ये हो गया ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को हम पहचान सकते हैं और उनके उदाहरण दे सकते हैं। और ऑक्सीकारक और अपचायक जो पदार्थ हैं वो भी हम लिख सकते हैं। विकृत गंधिता, देखिए विकृत गंधिता क्या है, देखिए वसायुक्त पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जो चिकनाई युक्त होते हैं, यानी जो चिकने पदार्थ होते हैं या जो चिकनाई होती है, इनके अंदर वसा पाई जाती है। तो वसा युक्त खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनको यदि लंबे समय तक हम पड़े रखते हैं या लंबे समय तक रख देते हैं तो उसमें एक विशिष्ट गंध आती है, जिसकी वजह से वो खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता। पदार्थों के इस गुण को हम विकृत गंधिता कहते हैं। यानी वसायुक्त पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है तो वो खाने योग्य नहीं रहता क्योंकि उसमें विशिष्ट गंध आने लगती है, इसको विकृत गंधिता कहते हैं। क्योंकि विकृत गंधिता क्यों होती है, इसका कारण ये है कि जो वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन उस खाद्य पदार्थ तक पहुंच जाती है, जिससे उस खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो उस खाद्य पदार्थों को यानी वसायुक्त खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन से यानी ऑक्सीजन से बचाना चाहिए ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं उनकी जो पैकिंग है वो अच्छी तरीके से करते हैं, या जो चिप्स की थैलियां होती हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीजन उस खाद्य पदार्थ तक ना पहुंच पाए, जिससे उसका ऑक्सीकरण ना हो और वो विकृत गंधिता से सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार विकृत गंधिता हो गई। इसके बाद में आता है संचरण। देखिए संचरण क्या होता है कि यदि अम्ल, क्षार, लवण या जलवाष्प के संपर्क में धातु को रख दिया जाता है तो धातु के ऊपर एक विशिष्ट रंग की परत आती है। धातु के इस गुण को हम संचरण कहते हैं। संचरण के बारे में विस्तृत जो जानकारी है हम जो तीसरा लेसन है धातु, अधातु और उपधातु उसके अंदर पढ़ेंगे। लोहे को जलवाष्प और ऑक्सीजन के संपर्क में रख देते हैं, उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत आ जाती है। इसी प्रकार जैसे चांदी को वायु में खुला छोड़ते हैं तो उस पर काले रंग की परत आती है। इसी प्रकार जैसे कॉपर है उस पर हरे रंग की परत आ जाती है। तो ये संचरण है। अब ये जो चैप्टर है लगभग पूरा है, ये चैप्टर 5 नंबर का आएगा और इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये जो परिभाषाएं हैं सब मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चन बनते हैं इसमें। देखिए एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो मैग्नीशियम है उसका दहन करने से पहले उसको रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले या दहन से पहले उसको रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है। देखिए दोस्तों जो मैग्नीशियम होता है उस पर कुछ अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। जब उसको रेगमाल से साफ किया जाता है तो वो अशुद्धियां हट जाती हैं और वो खुरदरा हो जाता है जिससे उसका आसानी से दहन हो सके। तो मैग्नीशियम को जलाने के लिए या मैग्नीशियम का दहन करते हैं तो एक सवेत ज्वाला उत्पन्न होती है, और जब ये जलने के बाद में इसका जो पाउडर आता है जिसको आप वाच ग्लास के अंदर एकत्रित कर सकते हैं और एकत्रित करके उसका जलीय विलयन बना लें, और जलीय विलयन बनाने के बाद में उसका लिटमस पत्थर के साथ आप एक प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जलने के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड। और इस धातु ऑक्साइड का आप जो जलीय विलयन बनाते हैं उसके अंदर आप यदि लाल लिटमस पत्थर डालते हैं तो वो नीला हो जाता है। इससे हमें ये पता लगता है कि धातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति है वो क्षारीय है और अधातु ऑक्साइडों की जो प्रकृति है वो अम्लीय है। इसके बारे में भी हम तीसरे लेसन में पढ़ेंगे। यानी कॉपर को आप गर्म करोगे या कॉपर को जलाने की कोशिश करोगे तो वो जलेगा नहीं, उस पर एक काले रंग की परत आ जाती है, ठीक है। और वो काले रंग की जो परत होती है वो कॉपर ऑक्साइड की होती है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, ध्यान रखेंगे, कॉपर ऑक्साइड की जो परत होती है वो काले रंग की होती है।
इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है क्यों। देखिए आपको पता है श्वसन कैसे होता है, श्वसन एक प्रकार का दहन है, श्वसन एक प्रकार का दहन है और दहन में ऊष्मा निकलती है। तो श्वसन में भी ऊष्मा निकलती है क्योंकि ये दहन है। दहन क्यों है? क्योंकि ये ग्लूकोज को जलाता है, C6H12O6 ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को जलाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ जल के अणु और ऊष्मा निकलती है। तो ये ऊष्मा निकलने के कारण श्वसन भी एक प्रकार का दहन है या श्वसन भी ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। क्यों है? क्योंकि इसमें ग्लूकोज का दहन होता है जिससे ऊष्मा निकलती है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है काफी बार। दोस्तों आज के इस जो लेसन है इसका हमने रिवीजन किया है, काफी फास्ट किया है। फिर भी अगर आपको इस लेसन में कोई डाउट है या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स करें और मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप जो भी आपकी समस्या है उसका मैं समाधान करूँ। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।